गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम लोग एल्गोरिथम बनाते हैं। हमने पहला जो तरीका था, दो अलग अलग तरीकों की बात की थी पिछले लेक्चर में। हम बात कर चुके थे कि दो तरीके हैं अलग अलग, एक तो फ्लो चार्ट के थ्रू और दूसरा है स्यूडो कोड के थ्रू। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि क्यों फ्लो चार्ट्स होते कहाँ, कैसे क्या होता है, कैसे बनाए जाते हैं, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, उसका कौन सा स्टैंडर्ड है, फ्लो चार्ट के सिंबल क्या क्या हैं। ये सारे सिंबल्स थे जिनके हमने एक एक करके डिस्कशन किया था सारा, कब हमें ज़रूरत पड़ती है ना, यूज़ कब करते हैं, ये सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ हमने एग्जांपल्स भी देखे थे पिछले लेक्चर के अंदर, जैसे दो नंबर्स हैं, अगर तो आपको सम कैसे करें तो करना हो तो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स बना सकते हैं फ्लो चार्ट के अंदर, इफ एल्स वाला जो हम ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, तो वो कैसे हम फ्लो चार्ट के थ्रू शो कर सकते हैं और अपनी एल्गोरिथम फ्लो चार्ट के थ्रू बना सकते हैं। इसी तरह से हमने कुछ एग्जांपल्स दिखे थे और मैंने आपको कहा था कि फ्लोगोरिथम नाम की एक ऐप है, जैसे आप अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हो, एज वेल एज आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो उसको आप करके देखिए और उसको आप यूज़ करिए। तो इसके आगे अपन चलते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसमें देखते हैं हम कि एल्गोरिथम क्या होती है। सबसे पहले हम एक जनरल बात करते हैं कि जब जो एल्गोरिथम होती है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं। एक्चुअली ये जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो बताते हैं कि आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो गिवन प्रॉब्लम है, उसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास हमें दो नंबर्स को सम करना है। उसका हमने पिछली जो लेक्चर था उसमें हमने देखा भी था कि फ्लो चार्ट्स कैसे बनाते हैं। भी मैंने आपको पिछली प्रीव्यू करवाया था कि किस तरह से हमने फ्लो चार्ट बनाया था। अब देखिए, इसी चीज़ को हम सूडो कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक सिंपल बात कहें कि व्हाट इज एल्गोरिथम, तो एल्गोरिथम इज नॉट फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ टाइप, एक तरीका जो फ्लो चार्ट हम एल्गोरिथम बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो तरीका है कि हम सूडो कोड यूज़ करें। लेकिन ये तो सब सारी बातें होंगी टेक्निकली। हम रूटीन लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है। जैसे आपकी मम्मी हैं, वो आपको कुछ खाना बनाना सिखा रही है या चाय बनाना सिखा रही हैं, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं जिसको एक के बाद एक कंटिन्यूसली ही फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए। फाइनली आपको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फाइनली आपको अपनी चाय बना के तैयार करनी है, तो कुछ स्टेप जो है उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन आपकी मम्मी तो आपको कभी भी एल्गोरिथम नहीं बताती है। वो ये नहीं कहती कि आप सूडो कोड के अंदर लिख के दे रही हूँ आपको चाय बनाने का तरीका, या वो आपको कोई फ्लो चार्ट नहीं बना के बताती हैं। वो आपको जनरल हिंदी या जनरल इंग्लिश, जो भी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं, उसी के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, हम जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आपको बता दिया जाता है। तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं, ये जो डे टू डे हम लोग बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हमें मिलते हैं, वो भी एल्गोरिथम्स हैं। लेकिन वो जनरल इंग्लिश के अंदर है। तो एल्गोरिथम ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हम टेक्निकली बात करें तो हाँ, हमारे पास दोनों सूडो कोड एज वेल एज फ्लो चार्ट, ये दोनों तरीके हैं जिसके थ्रू हम अपनी एल्गोरिथम्स को शो कर सकते हैं। लेकिन जो डे टू डे इंग्लिश की जो बातचीत होती है, उस इंग्लिश में भी हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं। तो एज अ ले मैन, अगर आपको किसी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एल्गोरिथम बताना है या तरीका बताना है, तो आप जनरल इंग्लिश यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा गलत नहीं है कि एल्गोरिथम सिंपल जनरल इंग्लिश में लिखी जाए, लेकिन नहीं लिखी जाती है। क्यों, वो हम आगे देखेंगे। तो मान लेते हैं कि दो नंबर्स हैं, इसको अपन ने फ्लो चार्ट के थ्रू शो किया था। लेकिन अभी इसी प्रॉब्लम को टू ऐड टू इंटीजर वैल्यूज और न्यूमेरिक वैल्यूज, इसी को अगर हम जनरल इंस्ट्रक्शंस में एक एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डिक्लेयर करेंगे हम दो वेरिएबल्स n1 एंड n2। इसी तरह से रीड करेंगे वैल्यूज n1 एंड n2 को, क्योंकि डिक्लेयर तो किया, अभी तक रीड नहीं किया। रीड करने का मतलब हम यूजर से इनपुट लेंगे। अब डिक्लेयर कर दिया, अब इसके बाद हम एक और वेरिएबल को हम इनिशियलाइज करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, जो वेरिएबल, इन दो वेरिएबल्स n1 एंड n2 के सम को होल्ड करके रखेगा। तो एक थर्ड वेरिएबल लिया हमने, एंड देन n1 और n2 को ऐड कर देंगे और ऐड करके असाइन कर देंगे रिजल्ट के अंदर, और फाइनली जो आपका सम आएगा उसको आप प्रिंट कर दोगे। तो ये तो हो गई जनरल इंग्लिश की बात कि एल्गोरिथम जनरल इंग्लिश में लिखी जा सकती है, लेकिन नहीं लिखी जाती है। या तो फ्लो चार्ट बनाया जाता है
या फिर सूडो कोड बनाया जाता है। और सबसे जो ज़्यादा प्रचलन में जो तरीका है वो है सूडो कोड। जितने प्रोग्रामर्स होते हैं, जो आपके डेवलपर्स होते हैं, उनके लिए जो तरीका है बनाया जाना, टेक्निकल तरीका जिसे कह सकते हैं, वो है सूडो कोड यूज़ करना। और फ्लो चार्ट बिगिनर्स जो होते हैं वो फ्लो चार्ट से शुरू करते हैं। आपको भी जो 11th 12th 10th क्लास में जब पढ़ाया गया होगा इनिशियली, और आगे पिछली जो अभी ग्रेजुएशन में भी पढ़ाया गया होगा, तो आपको फ्लो चार्ट के थ्रू इनिशियली स्टार्ट किया गया होगा। तो आई नो कि आपको फ्लो चार्ट पता है। तो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज सूडो कोड। तो अभी तो इसी एल्गोरिथम को अगर हम देखें कि अगर हम इसे फ्लो चार्ट के अंदर लिखते हैं तो क्या होगा। अगर हम फ्लो चार्ट के थ्रू इसको लिखते हैं तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करेंगे और एंड सिंबल पे एंड करेंगे। ये हमने पिछली बार भी बात की थी। 2 इनपुट लेंगे और 2 इनपुट लेने के बाद उनको सम करेंगे और फाइनली प्रिंट करेंगे। तो ये आपके स्टेप्स हैं फ्लो चार्ट इम्प्लीमेंटेशन के। लेकिन इसी चीज़ को, इन्हीं स्टेप्स को, ये देखिए वही सेम स्टेप्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही 5 स्टेप्स सेम, उनको हमने सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है। वही काम कर रहे हैं जो ये वाली जनरल इंग्लिश के अंदर ये 5 स्टेप्स कर रहे थे। लेकिन अभी इसी चीज़ को अगर हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखें तो क्या करते हैं। देखिए एल्गोरिथम जब भी आप लिखते हो तो उसके कुछ रूल्स हैं, उनको लिखने का एक तरीका है। तो सबसे पहले तो हमको देखना है कि वो तरीका क्या है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, जब हम सेम चीज़ सेम प्रॉब्लम हम एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एल्गोरिथमिक फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले आपको हर एल्गोरिथम का एक नाम होता है। तो वो जो नाम है वो लिखना है। और नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ना हो कि समझ में ही नहीं आए, आप अपनी मर्जी से लिख रहे हो, अपने किसी का भी नाम लिख दिया, आपने कुछ भी लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉय लिख के नाम लिख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐड भी अकेला नहीं लिखना चाहिए, क्या ऐड करने वाले हो तो वो भी लिखना चाहिए। तो बिल्कुल अपने आप में समझ में आ जाना चाहिए इस एल्गोरिथम को के नाम को देखकर कि एक्चुअली एल्गोरिथम करने क्या वाली है। तो सबसे पहले लिखा जाता है एल्गोरिथम का नाम। नाम लिखने के बाद हमेशा हम जो एल्गोरिथम बनाते हैं एक्चुअली वो फंक्शंस के फॉर्म में प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट की जाती हैं। तो अब उस कंडीशन में क्योंकि ये फंक्शंस के फॉर्म में इम्प्लीमेंट की जाती है, तो हम इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ये जो आर्ग्यूमेंट पास किया जाता है, तो नाम एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन, और इसके अंदर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए। इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो इसके इनपुट होते हैं। इसके अंदर आप कुछ इनपुट दोगे और ये आपको कुछ काम करके आउटपुट देगा। तो इसी तरह से जो फंक्शन का काम यही होता है, फंक्शन इसी तरह से बनाया जाता है। तो इसी तरह से हमने इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए, n1 और n2। क्या है ये n1 और n2? ये n1 और n2 इनपुट है, 2 नंबर्स हैं जिनको मुझे प्लस करे, जिनको ये जो एल्गोरिथम है ये प्लस करेगी। तो अब यहाँ पे आपको देखो दूसरा, ये तो हो गई फर्स्ट लाइन। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि एल्गोरिथम का नाम क्या है। नाम के साथ साथ हमें बताना होगा कि उसके नाम के साथ साथ हमें बताना होगा वो एल्गोरिथम का इनपुट क्या होगा, यानी उसके लिए प्री रिक्वेस्टिक्स क्या हैं, उनको एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास कर दोगे। क्योंकि नंबर ही नहीं होंगे तो ये एल्गोरिथम करेगी ही क्या। तो इस कंडीशन में जो प्री रिक्वेस्टिक है, जो ज़रूरी है इस एल्गोरिथम के काम करने के लिए, उनको हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे। इसके बाद इनपुट दिया जाता है। अब देखो ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ें दी जाती है, इनपुट और आउटपुट। एल्गोरिथम का नाम ये है, इसका इनपुट क्या है, मतलब इसके आर्ग्यूमेंट में हमने क्या पास किया, उनको समझाओगे आप कि 2 इंटीजर्स n1 एंड n2। एक्चुअली ये जो भी काम करेगी वो इन 2 नंबर्स पे करेगी, इन दोनों इनपुट्स पे करेगी। और दूसरी जो तीसरी चीज़ है वो है आउटपुट, कि अब ये एल्गोरिथम इन 2 नंबर्स यानी इन 2 इनपुट्स पे काम करने के बाद आउटपुट क्या देगी, रिजल्ट क्या देगी। तो व्हाट इज़ योर एल्गोरिथम्स रिजल्ट, तो वो हम यहाँ पे आउटपुट में देते हैं। तो ये बच्चों ध्यान रखिएगा कि तीनों चीज़ें मेंशन की जाती हैं जब भी आप एल्गोरिथम लिखते हो। तो अब इसका आउटपुट देखो क्या है, सम ऑफ n1 एंड n2, यानी हमने इस एल्गोरिथम को हमने जो भी n1 और n2 दिया होगा, व्हाटएवर इट इज़, उसको वो सम करके देगी। तो अब ये तो आपका हो गया कि एल्गोरिथम का हेडर यानी हेडर का काम क्या होता है। हेडर का काम होता है ये बताना कि एल्गोरिथम एक्चुअली करने क्या वाली है, क्योंकि ऐसे ही देख के तो आप समझ नहीं सकते, तो उसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी जाती है हेडर्स के थ्रू। तो ये 3 हेडर्स लगाए जाते हैं। इसके बाद एल्गोरिथम होती है स्टार्ट और एंड। देखो हमने फ्लोचार्ट में भी स्टार्ट और एंड लिखा था, तो उसी तरह से यहाँ पे भी स्टार्ट होता है एल्गोरिथम का और एंड होता है। उसके बाद एल्गोरिथम के अंदर क्योंकि स्टार्ट और एंड हमने लिख दिया है, तो अब इसके बाद होते हैं ये स्टेप्स। ये जो बीच में है ये सारे 1 2 3 4 नंबर लगा के हम स्टेप्स लिखते हैं कि अब इस एल्गोरिथम के अंदर क्या किया जाना है।
यहाँ पे देखो हमको फ्लो चार्ट के अंदर अब यहाँ पे हम पास नहीं कर सकते कि वैल्यूज हमने पास कर दी, तो हमको यहाँ पे इनपुट देना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने इनपुट ऑलरेडी पास कर दिया है इस एल्गोरिथम के अंदर, हमने पहले ही दे दिया कि n1 और n2 दो नंबर्स हैं। तो अब बाकी क्या काम बचता है, इनको प्लस कराना और सम को असाइन करना। तो हमने n1 प्लस m2 को प्लस किया है और उसको सम वेरिएबल को असाइन कर दिया। और अब सम को क्यों नहीं डिक्लेयर करा हमने, क्योंकि हमने आउटपुट के अंदर दे दिया कि सम ऑफ n1 एंड n2, n1 और n2 का जो है उसका सम रिटर्न करेगा। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि सम इज देयर। तो अब जो प्रोग्रामर होगा, जो इस एल्गोरिथम को देख के प्रोग्राम बनाएगा, वो अपने आप समझ जाएगा कि सम तो मुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इनका सम इसको रिटर्न करना है, तो उसका मतलब सम होना चाहिए। तो अंडरस्टूड है कि आपका सम वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो इसे अलग से मेंशन करने की, जैसे इसमें मेंशन किया था हमने, उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब n1 प्लस n2 लिया और उसे सम को असाइन कर दिया, इन दोनों का जो भी रिजल्ट होगा, और इसके बाद इसको प्लस कर दिया एंड। तो ये है आपका सूडो कोड इम्प्लीमेंटेशन। अब देखो डिफरेंस क्या है इसमें, ये क्योंकि ये जनरल इंस्ट्रक्शंस था, ये इंग्लिश की तरह आपको दिख रहा है, लेकिन समझने में इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ूंगी तो ये इतना आसान नहीं है कि देख के आप समझ जाओ। ये फिर थोड़ा ज़्यादा ईजी है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोग्राम की तरह दिख रहा है। लेकिन आप इसको देखो, ये कितना बिल्कुल जब भी आप एल्गोरिथम यूज़ करते हो और सूडो कोड यूज़ करते हो, तो ज़्यादातर ये क्या से दिखाई देते हैं, इस तरह से दिखाई देते हैं कि प्रोग्राम ही बना हुआ हो। तो इट इज़ नियर टू प्रोग्राम, एक कोड की तरह दिखाई देते हैं, एक लैंग्वेज प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह दिखाई देने लग जाती है आपकी जो एल्गोरिथम होती है, जब आप उसे सूडो कोड के फॉर्म में इम्प्लीमेंट करते हो। तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगिनर, अगर आप बिल्कुल ही लेमैन हैं, तब तो आपकी जो मोड ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ योर एल्गोरिथम होगा वो होगा जनरल इंग्लिश। लेकिन अगर आप एक बिगिनर की तरह या एक प्रोग्रामर की तरह हैं, आप कंप्यूटर साइंस के अंदर हैं, तो उस कंडीशन में आपको या तो फ्लो चार्ट यूज़ करना चाहिए और या फिर सूडो कोड यूज़ करना चाहिए। और फ्लो चार्ट भी जो यूज़ किया जाता है वो बिगिनर्स यूज़ करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई एल्गोरिथम हो तो हम उस कंडीशन में फ्लो चार्ट्स यूज़ कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा ईजी दिखाई दे। लेकिन ज़्यादातर जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है वो ये होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसमें जो अननेसेसरी की जो डिटेल्स होती हैं वो ज़्यादातर डिटेल्स हट जाती हैं, और वो ज़्यादा आपका नियर टू प्रोग्राम बन जाता है जब आप सूडो कोड इम्प्लीमेंटेशन यूज़ करते हो। तो इसीलिए एल्गोरिथम्स को ज़्यादातर सूडो कोड के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब देखते हैं कि सूडो, अब इसका थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि एल्गोरिथम को हम सूडो फॉर्म के फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, क्यों सूडो कोड आ गया। सो दो मेन क्वेश्चंस हैं कि व्हाई वी यूज सूडो कोड एंड व्हाट इज सूडो कोड। Algorithms will often be expressed in pseudocode, ज़्यादातर, इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं कि क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर जो सूडो कोड हैं उसके फॉर्म में ही एल्गोरिथम्स यूज़ किए जाती है। एंड व्हाट इज़ सूडो कोड, एक्चुअली इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोड एंड इंग्लिश। ज़्यादातर जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक्चुअली जो प्रोग्राम्स होते हैं वो तो कंप्यूटर लैंग्वेज है, तो वो एक जनरल आदमी नहीं पढ़ सकता। लेकिन हम जब आप एक सूडो कोड बनाते हैं किसी प्रोग्राम का, तो वो जो होती है वो जनरल इंग्लिश प्लस कोड। अब इसको देखो, सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2। अब यहाँ पे इक्वल्स टू क्यों नहीं लगाया, इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक्चुअली इट इज इक्वलेंट टू इक्वल्स टू, तो सम इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ये तो एक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, तो ये तो एक प्रोग्रामर लिखता है इस तरह से। लेकिन अगर एक लेमैन की बात करें, प्रिंट सम, ये एक जनरल इंग्लिश है, तो एक मिक्सचर है, ये एक जनरल लैंग्वेज प्लस प्रोग्रामर्स का। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए कि अगर हम एल्गोरिथम लिख ही प्रोग्रामर के लिए रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में हमें जनरल इंग्लिश की क्या ज़रूरत पड़ गई, या फिर हम अगर इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में लिख सकते तो प्रोग्रामर उसको कन्वर्ट कर देगा। सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि ये प्रोग्रामर के लिए है, ताकि वो आपके दिए गए एल्गोरिथम को कन्वर्ट कर सके प्रोग्राम में, तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन के लिए हमें इसको सूडो कोड में लिखना चाहिए। तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अब इसमें जनरल इंग्लिश क्यों यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पे वो इसीलिए यूज़ करते हैं सूडो कोड में जनरल इंग्लिश, क्योंकि जो सूडो कोड है इट इज़ नॉट एक्चुअल प्रोग्राम। किसी, अब जो अलग अलग प्रोग्रामिंग, बहुत सारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं कि मुझे पाइथन आती है लेकिन मुझे जावा नहीं आती हो, तो सकता है कि मुझे आप
कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कुछ लिख के दे दो तो उस कंडीशन में मैं उसे समझ ना पाऊँ, तो इसीलिए बीच बीच में जो टर्म्स होती हैं वो इंग्लिश की डाली जाती है, ताकि क्योंकि इंग्लिश हर एक को आती है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो बीच बीच में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंग्लिश के अंदर, जनरल इंग्लिश में डाल दिए गए हैं सूडो कोड के अंदर। तो ये सूडो कोड एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कोड एज वेल एज इंग्लिश, ताकि लेमैन भी इसे समझ सके या नॉन प्रोग्रामर भी इसे समझ सके। अब नॉन प्रोग्रामर समझ के क्या करेगा, क्योंकि आपकी जो सॉफ्टवेयर बनता है उसमें केवल सॉफ्टवेयर बनाने का जिम्मा केवल प्रोग्रामर के पास नहीं होता, उसमें डिज़ाइनर्स भी होते हैं, उसमें मैनेजर्स भी होते हैं, और भी लोग होते हैं, वो सब मिलके इस पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं। तो उन्हें भी थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर सॉफ्टवेयर। तो उस इसी कंडीशन के लिए सूडो कोड जो होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश। अब सूडो कोड इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड इन इंग्लिश। सब इजीली तरीके से हम सूडो कोड में कोई भी छोटा सा प्रोग्राम अगर बनाना हो, इंस्ट्रक्शंस देने हो या एल्गोरिथम बनानी हो तो हम लिख सकते हैं। सूडो कोड इज सिंपली एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम इन द फॉर्म ऑफ annotations एंड इन्फॉर्मेटिव टेक्स्ट रिटन इन प्लेन इंग्लिश। ऑब्वियसली या तो आप सूडो कोड जो होता है उसमें छोटे छोटे से एनोटेशंस दे देते हैं, और ज़्यादातर प्लेन इंग्लिश जैसे प्रिंट सम तो प्लेन इंग्लिश के साथ में लिखा जाता है, तो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट एज कंपेयर टू जब हम एक कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सूडो, ये चीज़ ध्यान रखने की, नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, सूडो कोड इज़ नॉट एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये अपने आप में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये सूडो है। सूडो का मतलब ही क्या होता है, फॉल्स। तो फॉल्स लैंग्वेज है, ऐसा लगता है कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट प्रोग्राम, एक्चुअल प्रोग्राम नहीं है, ये एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट हैज़ नो सिंटैक्स, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो इसका कोई सिंटैक्स नहीं है। आप कैसे भी लिखोगे गलत नहीं माना जाएगा उसको। आप अगर कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सेमीकोलन नहीं लगाया, उसका सिंटैक्स है कि सेमीकोलन लगाना चाहिए, तो एरर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एल्गोरिथम है, इसमें सेमीकोलन लगाओ नहीं लगाओ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपना क्या अपने माइंड में क्या सेटअप करके चलते हो कि आपको अपना सूडो कोड कैसे लिखना है। तो इसमें कोई पर्टिकुलर सिंटैक्स नहीं होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता जिसके अंदर हमको उस तरह से हमको लिखना ही हो सूडो कोड को। तो इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान नहीं दिया जाता है इसके अंदर। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब प्रोग्रामर इसी सूडो कोड को प्रोग्राम में कन्वर्ट करेगा तो ध्यान दिया जाना पड़ेगा। एंड दस कांट बी कंपाइल्ड और इंटरप्रिटेड बाय द कंप्यूटर, क्योंकि ये अपने आप में है ही नहीं एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड, तो उसे ना तो कंपाइल किया जा सकता है ना इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब इसमें अगर कोई भी गलती हुई तो फिर उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने बनाया है वही जिम्मेदार हो सकता है, क्योंकि इसको बताने वाला कोई है ही नहीं, कोई कंपाइलर नहीं है, कोई इंटरप्रेटर नहीं है कि गलती की है आपने। और क्योंकि कंपाइलर इंटरप्रेटर नहीं है इसलिए सिंटैक्स की भी ज़रूरत नहीं है। वाइल अंडरस्टैंडिंग सूडो कोड इज़ डिफ़िकल्ट is usually not difficult, but writing it कैन बी अ चैलेंज, क्योंकि आपके पास कोई सिंटेक्स नहीं है, आपका कोई पर्टिकुलर फिक्स पैटर्न नहीं है, तो इसलिए अपने आप में ही चैलेंज बन जाता है। क्योंकि इसके लिए जब भी कोई सिंटेक्स अगर होता तो रूल्स होते हैं सूडो कोड लिखने के या एल्गोरिथम लिखने के, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई है ही नहीं, कोई रूल नहीं है, कोई सिंटेक्स पर्टिकुलर नहीं है, तो अब और बड़ा चैलेंज बन जाता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे प्रोग्रामर्स हैं, तो हम किस तरह से उस हमारी एल्गोरिथम को लिखें, क्या सूडो कोड के अंदर हम क्या ऐसा लिखें कि सबको समझ में आ जाए। तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। अगर लैंग्वेज होती है तो हमारे पास दुनिया में हर इंसान जो सी पढ़ रहा है उसके लिए पर्टिकुलर सिंटैक्स है, उसी फॉर्मेट में लगेगा। चाहे सी मैंने सी का प्रोग्राम लिखा है या अमेरिका में किसी ने लिखा है, बिल्कुल सेम होगा, वो समझ सकेगा, हर आदमी समझ सकता है। लेकिन इसे नहीं समझ सकता, ज़रूरी नहीं कि समझे, क्योंकि सूडो कोड अपने आप में कोई सिंटैक्स नहीं है, इसका कोई रूल नहीं है, सबका अलग अलग लिखने का तरीका हो सकता है। अब आता है क्वेश्चन कि वाई यू सूडो कोड एट ऑल, जब इतनी प्रॉब्लम है तो। पहली चीज़, इफ़ वी राइट एन एल्गोरिथम इन इंग्लिश, एक जनरल आदमी समझ सकता है, लेकिन द डिस्क्रिप्शन मे बी at so high a level that it is difficult to analyze the algorithm and to transform into code। हो सकता है कि इंग्लिश इस तरह से लिखी जाए, इस तरह से लिखा हुआ हो कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में, अगर हमने एल्गोरिथम लिखी है तो इंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखा हुआ हो सकता है कि प्रोग्रामर समझ ही ना पाए कि क्या लिख रहा है, वो कुछ और ही समझे, कुछ और इंटरप्रीट कर ले उससे। और अगर आपने इंग्लिश में कोई कोड लिखा है तो उसको ट्रांसफॉर्म करना कोड के अंदर, एक्चुअली प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, पहले समझो और फिर उसको कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज करो। लेकिन अगर यही चीज़ सूडो कोड में लिखी होगी तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आई थिंक इसको देख के पता चल रहा है कि ईजी हो रहा है। अगर हम कोड लिखेंगे तो हमें ज़्यादा ईजी लगेगा अगर हम सूडो कोड के थ्रू लिखेंगे। इसी तरह से इफ़
इंस्टीड वी राइट द एल्गोरिथम इन द कोड। मान लेते कि हम कोड ही लिख दें एल्गोरिथम के अंदर, क्यों हम सूडो कोड लिखें? इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं कोई बात नहीं, हम सीधा सीधा कोड के अंदर लिख दें, नहीं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन डिटरमाइनिंग द डिटेल्स ऑफ एन एल्गोरिथम वी मे नॉट चूज टू इम्प्लीमेंट। हो सकता है कि हम इतनी ज़्यादा डिटेल लिख दें और बाद में हम कहें कि हम इसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम आप पूरा प्रोग्राम ही बना रहे हो और उसके बाद फिर प्रोग्रामर को दे रहे हो चेंज करने के लिए, क्योंकि तो उस कंडीशन में इतनी डिटेल की ज़रूरत होती ही नहीं है। तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप एल्गोरिथम के लिए पूरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखो। और सबसे बड़ी चीज़ कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी सैलरी बहुत हाई होती है, तो एल्गोरिथम बनाने वाला भी अगर प्रोग्रामर ही है तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है आपका सॉफ्टवेयर। तो जो एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोग्रामर्स हों, उनको समझ होनी चाहिए किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करवाने की। मैनेजर्स हो सकते हैं जो एल्गोरिथम लिख के दे रहे हैं आपके। तो इस तरह से एग्जैक्टली एल्गोरिथम को कोड के फॉर्म में भी नहीं लिखना चाहिए। और हो सकता है कि आज आपने एल्गोरिथम तो लिख दी जावा के अंदर और कोड जो अपना फाइनली आपका डिसीजन हुआ कि अब जो आपका प्रोग्राम बनेगा वो पाइथन में बनेगा। तो अब हो सकता है कि आपका जो प्रोग्रामर है वो उसको जावा और पाइथन नहीं आती है, तो जावा में लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस वो पाइथन में कन्वर्ट ना कर पाए। यहाँ रूबी में लिखे हुए रूबी में हमने इंस्ट्रक्शंस लिख दिया और वो पाइथन में कन्वर्ट ना कर पाए। तो इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम करने की ज़रूरत ही नहीं होती है अननेसेसरी की, तो इसीलिए भी इसे सूडो कोड पे लिखा जाता है। Up, the goal of writing pseudocode then is to provide a high-level description of an algorithm which facilitates analysis and eventual coding. पहले तो आपको क्या करता है, आपका जो गोल होता है, प्राइमरी गोल सूडो कोड लिखने का, कि आपको एक डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम का एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे जिससे आप एनालाइज कर सको कि मुझे अपने कोड में क्या रखना है और क्या नहीं रखना, और उसके बाद इवेंचुअली आप उसको कोड कर सको और प्रोग्रामर उसे कोड में कन्वर्ट कर सकें। बट ये तो है ही, लेकिन बट एट द सेम टाइम सप्रेस मैनी ऑफ द डिटेल्स, बहुत सारी डिटेल्स को छुपा दिया जाता है एक सूडो कोड के अंदर, सारी डिटेल नहीं दी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि इसमें हमने ये नहीं दिया कि इनपुट लेना है, ये हमने नहीं दिया इसमें कि सम लेना है, बहुत सारी डिटेल्स होती हैं ऐसी जो हाइड कर दी जाती हैं। हम पूरा का, ताकि प्रोग्रामर पूरा का पूरा ध्यान अपने प्रॉब्लम के अंदर दे सके, अलग तरह की डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स होती हैं अननेसेसरी की, उनको हटा दिया जाता है। तो इसीलिए सूडो कोड इम्प्लीमेंटेशन बेटर है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो असिम्प्टोटिक नोटेशन के लिए ज़रूरी नहीं होती हैं। अब इसको मैं आप अभी नहीं बता रही हूँ, जब हम पढ़ेंगे तब हम उसकी बात करेंगे। इस वर्ड को आप याद बस एक बार ध्यान में रखिएगा कि हाँ, हम कुछ पढ़ने वाले हैं असिम्प्टोटिक नोटेशन। तो कुछ एक असिम्प्टोटिक नोटेशन बताया, ये माइंड में रखिएगा। वाई यूज सूडो कोड एट ऑल? क्यों? तो अब आगे की तरीका, दो चीज़ें दी गई हैं। इट अलाउज द डिज़ाइनर टू फोकस ऑन द लॉजिक, डिज़ाइनर केवल लॉजिक पे ध्यान देगा, बाकी डिटेल्स उसको नहीं दिखाई दे रही हैं, बाकी लैंग्वेज की डिटेल्स उसको नहीं दिखाई दे रही हैं, तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, इट अलाउज द डिज़ाइनर टू फोकस ऑन लॉजिक ऑफ द एल्गोरिथम विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द डिटेल्स ऑफ द लैंग्वेज सिंटैक्स। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जावा। अब एक प्रोग्रामर को बिठा दो ना अगर आप रीड करने के लिए, तो सेमीकोलन नहीं लगा होगा तो उसमें उसका सारा ध्यान ही उस तरफ चला जाएगा कि इसमें गलती है। तो इस तरह से डिस्ट्रैक्शंस रोकने के लिए सूडो कोड एक जनरल लैंग्वेज के अंदर हम एक पर्टिकुलर कोड के अंदर, सूडो कोड के अंदर हम उसको डिटेल्स को देते हैं ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो और फालतू डिटेल्स पे ध्यान नहीं जाए उसका। इट डिस्क्राइब द एंटायर लॉजिक ऑफ द प्रोग्राम। मेन चीज़ ये है कि हाँ, सूडो कोड के अंदर पूरा लॉजिक आपके प्रोग्राम का होना चाहिए, सो दैट द इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स द रोट मैकेनिकल टास्क ऑफ द ट्रांसलेटिंग लाइन बाय लाइन इनटू द सोर्स कोड। और इतना अच्छे से आपका जो सूडो कोड के अंदर लॉजिक होना चाहिए आपके एल्गोरिथम का, ताकि सिंपली उसको देख के आराम से ट्रांसलेट किया जा सके सोर्स कोड के अंदर, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इफेक्टिव भी होना चाहिए, एंटायर लॉजिक होना चाहिए उसके अंदर, एंड सेकेंडली अननेसेसरी डिटेल्स नहीं होनी चाहिए ताकि प्रोग्रामर डिस्ट्रैक्ट ना हो। अब आता है सूडो कोड एक्चुअली क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। अभी तो हमने 2 लाइन्स का इतना सा छोटा सा प्रोग्राम बना लिया, बट ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी और भी डिटेल्स हमको समझनी होंगी कि किस तरह से लिखा जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, इसको हम कन्वेंशंस कह सकते हो। कन्वेंशंस का मतलब जो रूल्स नहीं है, लेकिन हाँ आपको ध्यान देना चाहिए। इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मैं आपके लिए बेटा वीडियो बना रही हूँ, तो ये इतना ज़्यादा बल्कि हो जाएगा, आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है। चलिए, तब तक के लिए बाय।